हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि आपने आरपीएससी एई 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को फोड़ा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेंस का एग्जाम लिखने वाले हो। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका सेशन आप अभी देखने वाले हैं। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये सारे सेशन देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर्ड है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा हमारा जो बाकी काम बचता है मेंस को क्लियर करने के लिए वो है सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि अब कन्वेंशनल सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, तो हमें उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड बैच, दैट इज बरुद्रा बैच फॉर आरपीएससी एई 2024 मेंस एग्जामिनेशन। इसके साथ आपको ये भी गेज करना होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। फॉर दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट। दैट ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी। तो आपके आरपीएससी के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2024 मेंस बैच अवेलेबल है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस को और एनहेंस करने के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जयपुर में कराई जाएगी। हर वीकेंड पे एक टेस्ट होगा, 20 टेस्ट है इसके अंदर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, ताकि सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस मिल जाए पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की। ऑफलाइन सेंटर और कोई नहीं रखा हुआ है, आपको जयपुर आके टेस्ट देना पड़ेगा। 28 या 26 अक्टूबर को हम ये टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंस बैच और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच का लिंक मैंने पिन कर दिया है। डू एनरोल फॉर दीज टू पर्टिकुलर कोर्सेज, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस कर पाओ और फाइनली सिलेक्शन ले पाओ। टिल देन लेट्स क्रैक इट एंड एंजॉय द सेशन ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। सो ऑडियो वीडियो क्लियर है? सो विल स्टार्ट विद द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एज दी टाइटल सेज, जैसा टाइटल बोल रहा है कि इन टुडेज क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट डिकोडिंग ऑफ योर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। जैसा थंबनेल बता रहा है आपको कि हम आज की क्लास में डिकोड करेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को। तो जो लोग आरपीएससी एई 2024 का एग्जाम लिखने वाले हैं, यानी जिन्होंने फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए सेशन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर देम। आज मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इस पूरे बैच के अंदर, व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग दिस कंप्लीट बैच, और आपको डिकोड करके दे दूंगा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। और जैसा हम करते आ रहे हैं, जैसा मैं करता आ रहा हूँ एग्जैक्टली आपके लिए गेम ब्रेकर या गेम मेकर बन जाएगा। कहने का मतलब है आपकी टॉप रैंक लाने में और आपके सिलेक्शन नहीं होने में यही डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट चीज है इसलिए मैंने इसको फ्री कर दिया है। आई हैव ओपन इट फॉर ऑल, सबके लिए ओपन है ये। तो विल बी डिकोडिंग व्हाट, तो आज की क्लास में हम डिकोड करेंगे आपके सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को, जिससे मैक्सिमम जो इंजीनियर लोग हैं जो राजस्थान ए का पेपर देते हैं डरते रहते हैं कि सर हमारा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, क्या हो गया भाई इसे, कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, हम वापस से इंपोर्ट करा देंगे इसे। So in today's class we'll be talking about the entire technical aspect of social aspect of engineering. जितना भी technical aspect होगा उसकी हम बात कर लेंगे, that will be talking about. तो हम बात करेंगे हमारे social aspect of engineering की। तो पहले एक brief जानकारी दे दूँ आपको इसके बारे में। A brief introduction will be given to you regarding this, फिर डिटेल में एंटर कर जाएंगे इसके अंदर, then we'll enter into this in detail. सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सेलेक्ट नहीं हो रहा। सर प्लीज टेल मी, ये सब्जेक्ट बैच में होगा या सिर्फ यहीं पर ही होगा? मेरे ख्याल से क्लास इसीलिए लगी हुई है, तो कृपया करके शांति बना के रखिए। तो मेरे ख्याल से सेशन की स्टार्टिंग में ही ऐसे फालतू के सवाल नहीं करें तो बेटर रहेगा। सो द नेम ऑफ द बैच इज बरुद्रा बैच, जो हमने स्टार्ट किया है आरपीएससी एई 2024 को टारगेट करते हुए। तो दिस बैच इज टारगेटिंग आरपीएससी एई 2024। ये जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपके मेंस का पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ योर मेंस। आपका ये जो पूरा पेपर है 3 स्टेज में चलेगा। मेरे हिसाब से ये बात सबको पता है, इट इज ऑलरेडी नोन टू यू। 3 स्टेज में हमारी पूरी कहानी चलेगी। प्रीलिम्स होगा, फिर हम मेंस देंगे, और फिर हम इंटरव्यू देंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू। तो फिर हमारा इंटरव्यू चलेगा। आपके प्रीलिम्स के जो भी मार्क्स हैं वो सारे कैसे के क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपके मेंस में कंसीडर नहीं होते, तो आपको वो क्वालिफाई करना पड़ेगा दूसरी स्टेज में जाने के लिए। मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिलके आपकी रैंक बनाते हैं। और मेंस के अंदर अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मेंस,
मेंस में आपके 3 टॉपिक है। देयर आर 3 टॉपिक्स इन मेंस। मेंस में कौन कौन से टॉपिक है? एक तो हो गया हमारा हिंदी, एक हो गया हमारा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, और एक हो गया आपका सिविल। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और किसी ब्रांच का स्टूडेंट हो वो भी इसे देख सकता है, क्योंकि ये तो वैलिड है सबके लिए। तो ये आपका 100 नंबर का पेपर है, ये आपका 100 नंबर का पेपर है, और इसके 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 पेपर 2 ये आपके कितने मार्क्स से चले जाएंगे? 200 नंबर के। इसका मतलब टोटल कितना चला गया हमारा? इसका मतलब टोटल कितना चला गया हमारा? टोटल हमारा चला गया 600 मार्क्स। तो टोटल विल कम आउट टू बी 600 मार्क्स। लैग कर रहा है सर जी, तो एक बार रिफ्रेश करो अपने सिस्टम को, लैग नहीं करेगा। रिफ्रेश योर सिस्टम, इट विल नॉट लैग। अब अगर मैं बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट दिस बाइफर्केशन आल्सो, इसमें जो मार्क्स आएंगे वो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, दे डिसाइड योर रैंक। और दिक्कत इसमें ये फंसी हुई है कि ये जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है या जो हिंदी है, इसमें आपको मिनिमम परसेंटेज मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, तभी आपका ये पेपर चेक होगा आगे वाला। तो अगर आपने हिंदी में मिनिमम जो कट ऑफ रखी हुई है उसे क्लियर नहीं किया, या सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में जो मिनिमम कट ऑफ रखी हुई है उसे क्लियर नहीं किया, तो आपके आगे वाले पेपर चेक ही नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि भले ही आपके इंजीनियरिंग में आप 200 में से 180 ला रहे हो, इन दोनों पेपर में आपने मिनिमम परसेंटेज मार्क्स भी नहीं लाए तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, दे विल डिस्क्वालीफाई यू। इसका मतलब सारे इंजीनियर्स के लिए जरूरी हो जाता है कि इन दोनों पेपर में मेरे को मिनिमम परसेंटेज मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। दूसरा, ऐसा नहीं कि मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ले आए ये मेरी रैंक डिसाइड नहीं कर रहे, आपकी रैंक डिसाइड करने में भी आपके जितने भी मार्क्स आए हैं इन दोनों टॉपिक के अंदर वो भी कंसीडर किए जाएंगे। यानी सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, साथ में जितने ज्यादा मार्क्स लेके आओगे आप यहाँ पे उतनी ही बढ़िया आपकी रैंक होती चली जाएगी। इसका मतलब ये आपका रैंक ब्रेकर है या रैंक मेकर है। रीजन बीइंग, सारे लोग इसको छोड़ के जाते हैं, सारे लोग इससे परेशान हैं, एवरीबॉडी इज फेड अप विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। बट नॉट फ्रॉम नाउ, मैं आपके इसी सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग से आपकी रैंक बनवा दूंगा। तो हम सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, विल कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, और कोशिश करेंगे 100 में से आपके जहां पहले पासिंग मार्क्स भी नहीं आते थे, कोर्स करने के बाद 70-80 नंबर तो आप यहीं से खींच लो। इसका मतलब आपका जो बर्डन है सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर वो कम हो जाएगा। द बर्डन ऑन सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स विल बी कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक बना आपका, ये आपका रैंक मेकर या रैंक ब्रेकर बन जाएगा। तो हम इसको बड़े प्यार से करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई हाई फाई चीजें नहीं है, सिंप्लीफाइड तरीके से सारी चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। काफी सारी चीजें आपने कर भी रखी होंगी, मेनी ऑफ द पॉइंट्स यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्नड, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो राजस्थान से लिंक्ड है, तो वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। मेनी ऑफ द एस्पेक्ट्स विल बी अंडरस्टूड बाय यू बिकॉज इट इज लिंक्ड विद राजस्थान, क्योंकि राजस्थान से लिंक्ड है। विल दिस बैच बी बेनिफिशियल फॉर अदर स्टेट वेयर देयर इज डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स? बिल्कुल। देखो बेटा, टेक्निकल हर जगह का सेम होता है, टेक्निकल इज सेम फॉर एवरीवन, पर जो आपने अभी समझदारी वाली बात करी, 99.9999% लोग इसको समझते ही नहीं है। अब क्योंकि वो समझते नहीं है इसलिए मैं समझाता भी नहीं हूँ। सबको क्या चाहिए होता है? एक डेडिकेटेड बैच चाहिए होता है। सर यूपी के लिए अलग से डेडिकेटेड बैच, लो भाई वही है। एमपी के लिए अलग से डेडिकेटेड बैच, लो भाई अलग से डेडिकेटेड बैच, अंदर सेम चल रहा होता है, क्योंकि टेक्निकल तो सेम ही होता है भाई। हर स्टेट में टेक्निकल थोड़ी बदल जाएगा, इट विल रिमेन सेम। तो ये यहाँ पर जो कराया जाएगा वो आपके ईएससी के लिए भी है, सेम ही है सिलेबस। आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दे सकते हो उसके अंदर। आप दूसरी स्टेट में जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जैसे मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में है, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप यहां से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, यू कैन इजीली डू इट। बट अगर मैं ये बात किसी को बोलूंगा, इफ आई से दिस टू समवन, उसको ये समझ में नहीं आएगा। उसको तो क्या चाहिए होगा? उसको तो ये चाहिए होगा कि नहीं मेरे स्टेट के लिए अलग से डेडिकेटेड बैच है। तो हम क्या करते हैं, अलग से डेडिकेटेड बैच लेके आते हैं, और होता सेम ही है, उसके अंदर कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको, द इंटायर कंटेंट विल बी सेम। चलो, फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, हाँ बिल्कुल फॉर्म तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, क्लियर चीज। तो आज की क्लास में बात करेंगे, आज की क्लास में हम डिकोड करेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को, कि भैया सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस कैसे बटा हुआ है, इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है मैंने वो भी उठा लिए हैं, उसमें कौन से टॉपिक की कितने परसेंटेज के मार्क्स आए हैं, तो हमें कौन से टॉपिक में कितने ध्यान से पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, कितने एक्सटेंट तक पढ़ना है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम आज वाले सेशन में करेंगे, ताकि जब आप पढ़ने बैठो आपके दिमाग में सारी चीजें पहले से बैठी हुई हो।
दैट इट इज ऑलरेडी नोन टू यू कि हाँ यार ऐसा हुआ है, मेरे को इस तरीके से इस टॉपिक को अप्रोच करना है। सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। विल प्रोसीड विद द डिस्कशन। यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम सीधा हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं, बाद में कर लेंगे जो भी डिस्कशन करना था। सो विल कम टू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ गया, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो आपका जो पूरा सिलेबस है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का, द एंटायर सिलेबस ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कैन बी बाइफरगेटेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। मैं पूरे सिलेबस को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। सो द एंटायर सिलेबस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। जिस तरह से आप क्लास ले रहे हैं, पढ़ना ऐसा ही सही है। आप जिस तरह से अब क्लास ले रहे हैं ऐसे ही ले, बैठ कर पढ़ाना ऐसे ही सही है, बैठ के पढ़ाना, पता नहीं क्या बोल रहा भाई, ये अपनी भाषा बोलते रहते हैं। इन सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम विल द क्वेश्चन बी आस्क्ड रिलेटेड टू राजस्थान करंट इश्यूज, इफ सो विल यू फोकस ऑन टीचिंग करंट अफेयर्स ओनली। बेटा फिर से हम बात कर रहे हैं किसकी, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ना, मतलब इतना क्या चुल है कि हम आगे भागते रहते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ये सेशन मैंने इसलिए रखा है ना, और किस लिए रखा है, सारी बातें बताने के लिए रखा है ना कि भैया सिलेबस में क्या क्या है, हम कैसे डिस्कस करेंगे। पर हमारा ध्यान किसके ऊपर है, सर बैठ के पढ़ाना नहीं, खड़े होके पढ़ाना, सर लाइट में पढ़ाना, उल्टा लटक के पढ़ाना, हम इन बातों पे फंसे रह जाएंगे कि सर करंट इश्यूज राजस्थान के होंगे, राजस्थान के कराऊंगा नहीं कराऊंगा। भैया बैच राजस्थान का ही है ना, राजस्थान वालों के लिए ही बैच ओपन किया है, नाम भी राजस्थान वालों का रखा हुआ है, मरुधरा बैच, उन्हीं के सिलेबस में है ये। सर राजस्थान की करंट अफेयर्स आएगी तो वो पढ़ाओगे क्या, भैया सही है राजस्थान की कराऊंगा, पाकिस्तान की तो कराऊंगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से इंजीनियर बनने वाले हो, इंजीनियरों जैसे थोड़े लक्षण रखा करो, क्योंकि वहां जाके तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, तो थोड़ा सा हम इंजीनियरिंग जैसे लक्षण भी रखेंगे। तो ये जो पूरा सिलेबस है हमारा, दिस एंटायर सिलेबस इज बाइफरगेटेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 अलग अलग कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, जैसा आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस को पिन भी कर दूंगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सिलेबस है इसको पिन कर दूंगा, तो आप सिलेबस देख भी सकते हैं मैंने कैसे इसको डिकोड किया है। तो जो पहला आपका कंपोनेंट बनता है सिलेबस का, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सिलेबस इज, तो पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो है डेवलपमेंट प्रोसेस, रूरल इकोनॉमी एंड इंडियन एथोस। तो जो पहला पार्ट है आपके सिलेबस का वो है डेवलपमेंट प्रोसेस, रूरल इकोनॉमी एंड इंडियन एथोस। और पिछले जो 2 पेपर अवेलेबल हैं आरपीएससी की वेबसाइट पे, वहीं से निकाले मैंने सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के, उसमें मैंने बाइफरकेट भी कर लिया कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जा चुका है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और मैक्सिमम जो वेटेज है इसी टॉपिक की है, लास्ट में मैं आपको बाइफरकेशन भी करके दिखाऊंगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस की, किसमें, इन जनरल और राजस्थान की। हम बात करेंगे रूरल इकोनॉमी की, किसकी, इन जनरल और राजस्थान की। हम बात करेंगे एथिक्स की, इंडियन एथोस की, पर्टेनिंग टू राजस्थान, क्योंकि सारा पेपर राजस्थान से ही रिलेटेड है, सारा जो पेपर है वो राजस्थान की ही डेवलपमेंट प्रोसेस, रूरल इकोनॉमी और एथिक्स के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है वो है डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सारी चीजें रिवॉल्व करेंगी डेवलपमेंट प्रोसेस के इर्द गिर्द। क्या क्या पूछा जाएगा इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा इंटर रिलेशनशिप अमंग्स सोशल, इकोनॉमिकल, environmental, scientific, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट, कि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, साइंटिफिक और टेक्निकल फैक्टर कैसे काम करते हैं। डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स है भैया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी, डायरेक्ट सवाल आएगा इसके ऊपर, एक्सप्लेन जीएनपी, एक्सप्लेन जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीवीए क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, एनर्जी कंजप्शन कैसे डिपेंड करती है डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। जब डेवलपमेंट होगी हमारे राजस्थान की तो ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट बनेगा, क्या होता है ये कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस में आपके ये टॉपिक्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम डील करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। फिर बात आती है रूरल इकोनॉमी की, रिलेटिंग टू व्हाट, राजस्थान ओनली। तो रूरल इकोनॉमी इन जनरल भी बात करेंगे, कहने का मतलब है क्या क्या चैलेंज होता है रूरल इकोनॉमी में। चैलेंज मतलब पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मॉल न्यूट्रिशन होता है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन होती है, सफाई नहीं होती, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, जो नवजात बच्चे होते हैं मर जाते हैं, इनसफिशिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हॉस्पिटल नहीं होती, लैब्स नहीं होती,
फिर लोग गांव को छोड़ के शहर में चले जाते हैं, माइग्रेशन होती है अर्बन एरियाज के अंदर, डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगल काटते रहते हैं, लैंड एक्विजिशन हो जाती है, कोई आपकी जमीन छीन लेता है। तो रूरल इकोनॉमी की जनरल जो प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे, नॉर्मल जो चैलेंजेस होते हैं रूरल इकोनॉमी में। फिर हम इसको रिलेट कर देंगे किसके साथ, डेजर्ट एरिया के साथ, मतलब राजस्थान के साथ। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ती है किसके अंदर, रूरल इकोनॉमी के अंदर और डेजर्ट एरिया के अंदर। और खूब सवाल पूछता है वो उससे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी जरूरत पड़ती है रूरल एरिया में और स्पेसिफिकली डेजर्ट एरिया में। जैसे एग्जांपल, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन सिस्टम कौन सा यूज करोगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, सोलर पावर डिसैलिनेशन कर लेंगे हम, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, जैसे सोलर हो गई, जैसे विंड हो गई, जैसे बायोगैस हो गई। एग्रीकल्चर के अंदर हम इनोवेशन लेके आएंगे, प्रिसाइज एग्रीकल्चर करेंगे, ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जो क्लाइमेट रेजिलियंट हो, जिसको कम पानी चाहिए। हम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री की, हम बात करेंगे सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की, हम बात करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग की, हम बात करेंगे वाटरशेड प्लानिंग की, हम बात करेंगे थर्मल कंफर्ट कैसे दें घरों के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और डेजर्ट एरिया के अंदर। ड्रॉट क्या होता है, फेमाइन क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे की जाती है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है। तो पूछा उसने सवाल कि भैया राजस्थान के अंदर डेजर्टिफिकेशन बढ़ती जा रही है, इसके रीजन बताओ। अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है, सैंड ड्यून्स बढ़ रहे हैं, तो उसको स्टेबलाइज कैसे करें, यानी सॉइल की स्टेबलाइजेशन। तो कहने का मतलब है तो रूरल इकोनॉमी, पर इसको रिलेट कर दिया किसके साथ, इसको रिलेट कर दिया राजस्थान के साथ। तो आपकी सारी बातें किसके चारों तरफ घूम रही होंगी, राजस्थान के चारों तरफ घूम रही होंगी। तो जनरल बात करेंगे, फिर इसको स्पेसिफिक बना देंगे किसका, राजस्थान का। तीसरा जो एस्पेक्ट है यहाँ पे वो है इंडियन एथोस। अब इंडियन एथोस मतलब कंसेप्ट क्या होता है, इंडियन एथिक्स क्या है हमारे, यानी हमारे भारतीय संस्कार क्या है, हमारे भारतीय संस्कार क्या है। तो आपको इंडियन एथोस पता होने चाहिए जो डेवलपमेंट में काम आते हैं। जैसे एग्जांपल, वेलफेयर फॉर ऑल, सबका भला हो, सर्वोदया। तो पूछेगा भैया सर्वोदया क्या होता है, लास्ट माइल तक डिलीवरी होनी चाहिए, अंत्योदया, स्वदेशी, आपको जो प्रोडक्ट है यहीं बनाना है, सेल्फ रिलायंस होना है। तो कहने का मतलब है इंडियन एथिक्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, जैसे एम्पैथी क्या होती है, डिग्निटी क्या होती है, हार्मोनी क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है। और ये सारे टॉपिक यूपीपीएससी यही के अंदर भी है, पर नाम अलग है, नेम इज डिफरेंट। यूनिवर्सल अकोमोडेशन क्या होता है, व्हाट इज यूनिवर्सल अकोमोडेशन, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी हमारी, ये सारी चीजें आएंगी हमारी इंडियन एथोस के अंदर। ऑल दीज पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन इंडियन एथोस। तो आपके पूरे सिलेबस का जो पहला पोर्शन है वो यही है, डेवलपमेंट प्रोसेस, रूरल इकोनॉमी एंड इंडियन एथोस। सारी चीजें हम कवर करेंगे। अब आता है कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज कितना है, ये जो आपने बताया पहला चैप्टर, इसका वेटेज कितना है। अब इसके वेटेज को देख लेते हैं। इफ यू चेक द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो इसका वेटेज अगर मैं देखूं, मैंने वेटेज काट रखा है, 2 बार पेपर हुए हैं जो यूपी आरपीएससी की साइट पे अवेलेबल है, विच आर अवेलेबल ऑन दी आरपीएससी साइट। मैंने वही उठा लिया, एक 2013 है और एक 2018 है, तो 2018 2013। अब दोनों पेपरों में फर्क ये था कि 2018 में आपका पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का था, और 2013 के अंदर आपका जो पेपर था वो 200 नंबर का था। तो फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस, तो आपको डिफरेंस मिलेगा। पर आपको तो परसेंटेज देखनी है। देखो 2018 में जो पहला टॉपिक है इसमें कितना परसेंटेज सवाल आया है, 37.5। अगर आपने अपना पेपर देखा होगा, जो मैं मानता हूं, क्योंकि आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। 2018 के अंदर 1.5 नंबर के 20 सवाल आए थे। 2018 में 1.5 नंबर के 20 सवाल आए थे। इसका मतलब कितने नंबर का सवाल हो गया, 30 नंबर के सवाल हो गए। फिर 2.5 नंबर के 12 सवाल आए थे। अगर 2.5 नंबर के 12 सवाल हुए, इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने निकल के आ गए, फिर से 30 नंबर निकल के आ गए। फिर हमारे सवाल आए थे 8 नंबर के 5, 8 नंबर के 5 40 सवाल, टोटल कितना बन गया, टोटल हो गया 100। तो आउट ऑफ 100 देखो 37.5 पहले चैप्टर में से निकल के आ गए। इसका मतलब इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इट्स वेटेज इज ह्यूज। तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आपने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा, आपके मिनिमम मार्क्स तो वैसे ही आ जाएंगे। तो आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो तो ये वाला टॉपिक ही निकाल के दे देगा आपको, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। अगर मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, बहुत ही इजी सवाल है, आसानी से बना लोगे अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हो। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है।
जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, उसके नोट्स में आपको ग्रुप में दे दूंगा, सवाल भी आपको दे दूंगा कि ये सवाल प्रैक्टिस कर लो, और पहले जो सवाल आए हुए हैं वो भी बता दूंगा कि देखो ये सवाल आए थे, ये आपसे बन रहा है नहीं बन रहा, और आगे क्या सवाल आ सकते हैं। अब अगर हम और पीछे जाएं 2013 में, 2013 मतलब आज से कितने साल पीछे 12 साल पीछे है, तब 200 नंबर का पेपर हुआ था, तब हमारा ये पेपर 200 नंबर का हुआ था। 200 नंबर में से आपका ये जो पहला टॉपिक है इसके 49 मार्क्स के सवाल आए थे, इसका मतलब ऑलमोस्ट 50 यानी 25% तो हो ही गया। इसका मतलब अगर मैं दोनों पेपर को देखूं, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इट्स वेटेज इज ह्यूज। यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग था, जब 200 नंबर के सवाल आए थे पैटर्न कुछ अलग था, पैटर्न वाज नॉट सेम। जैसे यहाँ पे पैटर्न अलग है ना, यहाँ पैटर्न कुछ अलग था, यहाँ पे 2-2 नंबर के सवाल थे, यहाँ पे 5-5 नंबर के सवाल थे, और यहाँ पे 20 नंबर के सवाल थे। तो 2 नंबर के सवाल में भी थे, 5 नंबर के सवाल भी थे, और 20 नंबर के सवाल भी थे। सो हियर पैटर्न वाज समवॉट डिफरेंट। इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जैसा 2018 में हुआ था सेम वैसा पैटर्न ही आपको मिलेगा। यू विल फाइंड द सेम पैटर्न, ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। बट व्हाटएवर इज द केस, आपका जो पहला टॉपिक है इसकी वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है, इट्स वेटेज इज कंपैरेटिवली मोर देन द अदर टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कसिंग। क्लियर है? क्लियर है कृष्णकांत मीणा? ये पूछ रहे थे आप। मेरे ख्याल से आपका डाउट भी यही था। Will questions be asked related to Rajasthan current issues? Yes. Questions will be asked relating to Rajasthan current issue. राजस्थान के करंट इश्यूज के ऊपर ही बेस करके वो सवाल बनाएगा। If so, will you focus on teaching current affairs? बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपकी रैंक यहीं से दिलाऊंगा, तो फिर मेरे को क्या कराना पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से तुम पढ़ना अभी अभी सीखे हो, और मैं पढ़ाना अभी अभी नहीं सीखा हूं। मैं पीछे 15-16 सालों से यही काम कर रहा हूं, पिछले 15-16 सालों से यही काम कर रहा हूं, और अभी तक एक्सपर्ट हो गया हूं ये काम करने में। सिलेबस में माइनर चेंज हुआ है बेटा, अगर सिलेबस में माइनर चेंज हुआ है वो आरपीएससी की साइट पे नहीं है, ये आरपीएससी की साइट से उठाया मैंने सिलेबस। मैंने किसी आपके टेलीग्राम ग्रुप में जाके पीडीएफ नहीं उठाया है। तो ये जो सिलेबस है आपके आरपीएससी की साइट पे है, 2024 का सिलेबस। तो आपको जब सिलेबस देखना है, कौन सा देखना है? 2024 वाला देखना है, 2018 वाला नहीं देखना है। तो कृपया करके ये थोड़े थोड़े चेंजेस लाना चालू कर दो। आरपीएससी की साइट पे जाओ, 2024 का सिलेबस खोलो और डाउनलोड कर लो। तो मुझे 2018 वाला पेपर नहीं देना है, मुझे 2024 वाला पेपर देना है। अब क्योंकि मुझे 2024 वाला पेपर देना है, मैं 18 वाला सिलेबस देखूंगा ही क्यों? भाई नंबर कंपेयर करना तो समझ में आता है कि नंबर की कंपैरिजन होनी चाहिए, भाई सिलेबस क्यों कंपेयर करूंगा मैं? 2024 का जो सिलेबस है उसे पढ़ के जाऊंगा, पेपर दे आऊंगा जाके, बात खत्म। एईएन के लिए लेट तो नहीं हुआ है, एईएन के लिए लेट नहीं हुआ है। बेटा ये बात आपकी क्लियर नहीं हुई, क्या कहना चाहते हो या क्या पूछना चाहते हो? इसको थोड़ा और बताओ कि एईएन के लिए लेट नहीं हुआ है, इस बात का मतलब क्या है? जब तक मैं चलता हूं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। देखो दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन। द सेकंड ऑफ द टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री 4.0 एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन बहुत सवाल आए हैं इसके ऊपर, खूब सवाल पूछे हैं इसके ऊपर कि भैया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इकोनॉमी की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कौन कौन से हमारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर की जाती है किसी भी एक सोसाइटी के अंदर। और यहाँ पे राजस्थान से बारे में खूब सारी चीजें बोल रखी है उसने कि देखो जो भी प्रोजेक्ट बताए हैं उसने कौन से बताए हैं? राजस्थान के बताए हैं। कि केस स्टडी बताओ, केस स्टडी बताओ, वो भी रीसेंट। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, केस स्टडीज ऑफ रीसेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, और पूछेगा सवाल इसके ऊपर। तो आपसे केस स्टडी पूछेगा रीसेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान रिफाइनरी, एनएचएआई के प्रोजेक्ट बताओ राजस्थान के अंदर, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बताओ, मेट्रो रेल के बारे में बताओ राजस्थान के अंदर, जयपुर में हुई है डेवलपमेंट इसकी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है राजस्थान की वो पूछेगा आपसे, क्योंकि पेपर आपका किसका? राजस्थान का भैया। तो सारी चीजें राजस्थान के चारों तरफ ही घूमती रहेंगी। क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ब्लॉकचेन का राजस्थान की ग्रोथ के अंदर? व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडिया एंड स्पेसिफिकली क्या राजस्थान? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन जनरल
एंड स्टेट ऑफ राजस्थान इन पर्टिकुलर। तो पहले इंडिया की बात करेंगे, फिर इन पर्टिकुलर बात करेंगे किसकी, राजस्थान की। देन विल बी टॉकिंग अबाउट राजस्थान। इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है, 5S सिस्टम क्या होता है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, बिल्डिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं इसको, स्मार्ट सिटीज क्या होती हैं, स्मार्ट विलेजेस क्या होते हैं, वो सब आएगा इसके अंदर। एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। तो ये आपका दूसरा चैप्टर बन जाता है या दूसरा टॉपिक बन जाता है। एईएन की प्रिपरेशन के लिए लेट तो नहीं हुआ सर? बिल्कुल सर लेट नहीं हुए, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है, इसलिए बैच भी मैंने अभी लॉन्च किया है। अगर ये बैच में पिछले साल लॉन्च करता तो हम एईएन की प्रिपरेशन के लिए बहुत जल्दी हो जाते। जल्दी करना ही है, काहे टाइम वेस्ट करें। पर अभी ये बिल्कुल सही टाइम है एईएन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी प्री में आपके हैं 6 महीने, मेंस मान के चलते हैं उसके 3 महीने बाद हो जाएगा, 3 से 3.5 महीने बाद। तो ये ऑप्टिमम टाइम है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, इसलिए बैच भी तभी लॉन्च किया मैंने कि इतने टाइम में हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, पीवाईक्यूज कर लेंगे और पेपर फोड़ के आ जाएंगे। क्लियर है सर? प्लीज टेल, आप ब्रिज के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे आरपीएससी एईएन बैच में? बेटा ये तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है। देखो फिर से आप आगे भाग रहे हो। अभी क्लास की स्टार्टिंग में बोला था भैया आगे मत भागना। मतलब 15 सब्जेक्ट है, मैं आपको पहले ही हिसाब किताब निकाल के बता दूं। अभी मेरा पूरा फोकस इसी के ऊपर है कि भैया सोशल एस्पेक्ट कराना है, ब्रिज इंजीनियरिंग करानी है। आप कहां पहुंचोगे? क्योंकि मैं अभी ये करा रहा हूं सर, ब्रिज के अलावा क्या करोगे? मतलब कूद के ब्रिज को, ब्रिज किया नहीं अभी तक, ब्रिज को कूद के आगे चले गए सर, इसके अलावा बताओ क्या करोगे? अरे पहले ब्रिज तो खत्म कराने दो भाई, पहले सोशल एस्पेक्ट तो खत्म कराने दो। जब ये खत्म होगा उसके बाद ही आगे का सोचूंगा ना। और यही आपको भी करना होता है। क्या ये दोनों टॉपिक कर लिए अभी? नहीं, तो फिर आगे कहां भाग लिए भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें इस दूसरे टॉपिक में कितने नंबर के सवाल आए हैं पिछले 2 बार के पेपर में। तो अगर पिछले 2 बार के पेपर में देखें कितने नंबर के सवाल आए हैं। जो हमारा 2018 का पेपर हुआ था 100 नंबर का, इसमें 22% वेटेज इसी की थी, विच इज ह्यूज। तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। और जब ये हमारा 200 नंबर का पेपर हुआ था तब 67, तो मोटा मोटा मैं 70% मान लेता हूँ, 35%। इसका मतलब इन दोनों की वेटेज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो पहले 2 टॉपिक ही देखो कितना बना रहे हैं आपका, 38 और 22, 38 22 60%। यहां पर भी कितना निकल के आ रहा है, 60%। डिवाइड बाय 2 कर देना, क्योंकि ये 200 में से आया है। तो इसका मतलब पहले 2 टॉपिक ही आपका 60% वेटेज कवर करेंगे एग्जाम में, किसका, क्वेश्चंस का, अगर हम यही ट्रेंड मान के चलते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि यही 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सोशल एस्पेक्ट को गवर्न करते हैं, विच गवर्न्स द सोशल एस्पेक्ट। क्लियर है चीज? अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। और तीसरा टॉपिक तो सिविल इंजीनियर्स के लिए बड़ा आसान है। क्यों बड़ा आसान है? ये टॉपिक है हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग का। प्रोजेक्ट प्लानिंग, अप्रेजल, फीजिबिलिटी स्टडी। तो मेरे ख्याल से सारे इंजीनियर करते हैं अपने बीटेक के अंदर इसको। कैसे? पर सीपीएम की बात करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन की बात करेंगे, रिसोर्स लेवलिंग की बात करेंगे, रिसोर्स स्मूथनिंग की बात करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एआई क्या काम करती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, सैप क्या होता है, टैली क्या होता है, ईआरपी क्या होता है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस बताई जाएगी आपको, लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस की जाएगी इसके अंदर, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है। तो कहने का मतलब है सारी प्रोजेक्ट प्लानिंग, अप्रेजल और फिजिबिलिटी स्टडी आपको यहीं पे कराई जाएगी। दिस विल बी कैरिड आउट इन द 3rd चैप्टर। ये तीसरे चैप्टर में आपका आएगा। तो तीसरा चैप्टर मेरे हिसाब से आप सबके लिए बड़ा आसान बनता है, आसानी से समझ में आ जाएगी सारी बात, क्योंकि आपके टेक्निकल का पार्ट भी है, इट इज पार्ट ऑफ योर टेक्निकल ऑल्सो। अगर हम इसकी वेटेज देखें, इसकी वेटेज है 10.5%। किसमें? 10.5% आपके 2018 वाले पेपर में, और 2013 वाले पेपर में 36% यहीं से आया है। तो 36 का आधा कर दोगे 18%। इसका मतलब इसकी भी वेटेज ज्यादा निकल के आती है। तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वेटेज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो 37, फिर 22, यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी हो गई है, 10 से लेके या 11 से लेके 18% के बीच में वेटेज है। तो विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जिन लोगों को बस ये पेपर पास करना है, आप ये वाले 3 टॉपिक भी कर जाओगे, आपका पेपर तो पास हो ही जाएगा। ये वाले 3 टॉपिक कर जाओगे, क्योंकि कितनी वेटेज निकल के आ गई, 60, 70, 70 मार्क्स। तो 100 में से 70 नंबर के सवाल इन्हीं 3 टॉपिक से निकल के आ गए। तो यहीं से हो क्या होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स तो मेरे आ जाएंगे। पर अब बाकी लोग इसको डिटेल में करके जाएंगे तो यहीं पे नंबर खींचेंगे वो, यानी रैंक भी यहीं से बनवा के ले जाएंगे, रैंक भी यहीं से बनवा के ले जाएंगे। तो उसके लिए मेरे को बाकी टॉपिक भी देखने हैं, तो बाकी टॉपिक उठा लेते हैं।
ये हमारा चौथा टॉपिक है। कोर्स लेना है सर इसलिए कंफर्म कर रहे हैं, बेटा ले लो कोर्स। तो कंफर्म एक बार बताना, कोर्स लेना है इसलिए कंफर्म कर रहे हो, एक बार मार्केट में जाके, मैंने कहा ना आप अभी पढ़ना चालू किए हो, मैं अभी पढ़ाना चालू नहीं किया हूं, मार्केट में जाके पूछ लेना, कोई आपको ये बता दे कि ये टॉपिक ये पढ़ाएगा, कोई आपको लिख के दे दे कागज पे। अगर ऐसा होता है मैं आपको फ्री में पढ़ा दूंगा। यहां पे तो मैं फिर भी बोल रहा हूं कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा टेक्निकल टॉपिक। कोई अगर ये बोल दे कोचिंग वाला, इतनी कोचिंग है मार्केट में, सब जगह जाकर ढूंढ के आना, उनसे लिखवा के ले आना कि ये वाला सब्जेक्ट ये वाले सर पढ़ाएंगे और ये ड्यूरेशन होगी, पूरे साल का कच्चा चिट्ठा लेके आ जाना। अगर वो लिख के दे दें मैं आपको ये कोर्स फ्री में दे दूंगा। अब तो खुश? तो इस बात को समझा करो कि यार ये सामने वाला इंसान इतने सालों से ये इसी सेक्टर के अंदर है, ये कुछ सोच समझ के ही चीज करेगा। भाई मेरे को मेरा कल का नहीं पता, मैं आपको एक साल का बता दूं कि मैं इस दिन ये टॉपिक कराऊंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपने एक ऐसी चीज मांगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और मैं कोई चीज कमिट कर दूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मैं उसको पूरा नहीं करूं। तो दो अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब इससे आपको अगर बात समझ में आ जाती है तो अच्छी है, नहीं समझ में आती है तब भी अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो टॉपिक है हमारा वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से बहुत प्यारा टॉपिक है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पे फिर से राजस्थान की बात होगी। environmental degradation due to energy production in Rajasthan. So environmental degradation due to transportation in Rajasthan. Environmental degradation due to industries, mining, intensive agriculture practices in Rajasthan. आप कैसे पॉल्यूशन को रोकोगे? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, इन सबको कैसे रोका जाता है? हैजार्ड क्या होते हैं एनवायरमेंट के? व्हाट आर द डिफरेंट हैजार्ड्स ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? इन्वायरमेंटल चैलेंज कौन कौन सा है लोकल इंडस्ट्री की वजह से? लोकल इंडस्ट्री मतलब जो राजस्थान की इंडस्ट्री है। तो आपको इन्वायरमेंटल चैलेंज पता करने पड़ेंगे लोकल इंडस्ट्री के। जैसे लोकल इंडस्ट्री हो गई स्टोन, मिनरल, टेक्सटाइल, सीमेंट, कोल, बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, पेट्रोकेमिकल। ये पेट्रोकेमिकल के ऊपर सवाल आया 20 नंबर का कि इंडिया में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या राजस्थान में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री सेटअप करना इतना मुश्किल क्यों है, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है? ये रहा, why it is so complex to set up a petrochemical industry in राजस्थान। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ बताई जाएंगी कि भैया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है इनसे। आपसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जाएगा, आपसे 8R प्रिंसिपल पूछा जाएगा, रिस्क मिटिगेशन की बात की जाएगी ताकि डेवलपमेंट कैसा हो, सस्टेनेबल हो। टीपीपी भी आएगा, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट कौन सी ट्रस्ट है? 2D ट्रस्ट है, 3D ट्रस्ट है? प्री मैं खुद से कर लूंगा मेंस के लिए, प्री के बाद स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा बेटा, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। तो प्री के बाद मेंस आपसे होगा या नहीं होगा ये तो आप बता पाओगे, ये मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं तो करा दूंगा, तो आप बताओ। ये सवाल तो मेरा होना चाहिए कि प्री तो अरविंद तो खुद कर लोगे, पर प्री के बाद मेंस क्या खुद कर पाओगे इस कोर्स से? ये तो तुम बताओ भाई, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे हम बात करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, सर्कुलर इकोनॉमी की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। कौन कौन से सब पार्ट्स है वो भी मैंने बता दिए। अगर इसकी वेटेज देखें हम, इफ यू सी द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक, इसकी वेटेज 2018 में कंपैरेटिवली ज्यादा है, 17% है, और हमारे 2013 के अंदर 81, ये भी बहुत ज्यादा है, यानी अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई 100 में से 40% के आसपास, विच इज ह्यूज। बस अब आप बोलोगे सर ये 200 नंबर तो हो नहीं रहे, आएगा कोई ना कोई, देखना। या जब वीडियो दोबारा देखेगा उसकी नजर यहाँ पे भी पड़ेगी, सर इसको अगर मैं ऐड करूं, इसको ऐड करूं तो 100 आता है, पर अगर मैं इसको ऐड करूं तो 200 तो नहीं आता। सर ऐसा कैसे हो गया, ये तो 200 हुआ ही नहीं। तो इसको भी क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे पैटर्न अलग था। 2 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल और 20 नंबर के सवाल आए थे, और 20 नंबर के सवालों में ऑप्शन था। टोटल 7 सवाल दिए गए थे, 7 में से आपको सिर्फ 5 करने थे। आउट ऑफ 7 प्रॉब्लम्स यू हैव टू डू 5 प्रॉब्लम्स। पर 2018 के अंदर ये सारे के सारे सवाल कंपलसरी थे, पर 2013 के अंदर आपको ऑप्शन दी गई थी
इसलिए जब इनको ऐड करोगे ये 200 से ज्यादा निकल के आएगी। तो वो मैंने पहले क्लियर कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग जागेंगे कि सर ये तो 200 हुआ ही नहीं, ऐसा कैसे हुआ। तो वो क्लियर कर दिया, क्योंकि इस साल जब पेपर हुआ था ऑप्शंस भी आए थे हमारे पास, ऑप्शंस और ऑल्सो गिवन टू यू। एएन राज में एटलीस्ट 3 इयर्स लेता है, लास्ट ईयर का देखे तो पर कौन सा पेपर एम कर सकते हैं। एएन राज में एटलीस्ट 3 इयर्स लेता है, लास्ट ईयर का देख, पता नहीं क्या बोल रहा है भाई प्राची। तो इसको हिंदी में लिखो, इतनी अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है तो थोड़ा हिंदी में सिंप्लीफाई करके लिखो। मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात। तो हम बात कर रहे थे किसकी, चौथे टॉपिक की। अब हम बात करते हैं पांचवें टॉपिक की। विल टॉक अबाउट द फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक है हमारा इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये एक बहुत नया टॉपिक है, इनोवेटिव टॉपिक है, इसलिए सवाल भी थोड़े कम है इसके अंदर। प्रॉब्लम्स आर आल्सो कंपैरेटिवली लेस। किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, कि स्टार्टअप कैसे बनता है, इंगेजिंग एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू बिल्ड द इनोवेशन। अगर आपको सोसाइटी में इनोवेशन लानी है तो जो एजुकेटर लोग हैं उनको भी इंक्लूड करो, इंडस्ट्री के लोगों को भी इंक्लूड करो और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी इंक्लूड करो। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लेके आओ, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लेके आओ। आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको बचा के रखो। आईटी को प्रमोट करो, प्रमोट दी आईटी। और क्या रोल है सोशल मीडिया का रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो लास्ट पॉइंट ये है इसके अंदर, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन रूरल डेवलपमेंट। यानी राजस्थान में अगर मुझे डेवलपमेंट चाहिए तो सोशल मीडिया का क्या रोल होगा, ये हमारा आखिरी पॉइंट है। अब क्योंकि ये नया टॉपिक है, दोनों ही बार जब पेपर आया है इसमें से जो वेटेज है कंपैरेटिवली बहुत कम है। देखो जो 2018 का है 13 नंबर का आया है और यहाँ पे सिर्फ 7 नंबर का आया है, मतलब 200 में से 7 नंबर का आया है, यानी 100 में से सिर्फ 3.5 नंबर का आया है। राजस्थान एएन जनरली 3 इयर्स की ड्यूरेशन में कंप्लीट होता है, पास्ट ईयर का देखे तो। सो हम और कौन से पेपर को एम कर सकते हैं राजस्थान के अलावा, सारे। तो आप बोल रहे हो कि इसका प्रोसेस 3 साल में कंप्लीट होगा, ठीक है, अच्छी बात है, पर इसके अलावा मैं तो सारे पेपर दूंगा। जब मैं तैयारी कर रहा था मैं सारे पेपर दे के आता था, क्योंकि मेरा एम पेपर देना नहीं होता था। मेरा एम होता था कि जब हम पेपर देने जाते हैं उस समय बहुत सारी गलतियां होती है, उस गलतियों को मैं सुधारता था बार बार पेपर देके। तो आपके सामने जितने भी फॉर्म आए वो सारे फॉर्म भरोगे, वो सारे फॉर्म देके आओगे, मेरी गलतियां सुधरती जाएंगी। हाँ, इसके बीच में अगर मेरे कोई पेपर निकल जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि शुरू के 6 महीने में जितने पेपर दिए थे, पेपर कंप्लीट भी नहीं होते थे, सवाल पूरे नहीं पढ़ पाता था, गलतियां बहुत होती थी, स्पीड बहुत स्लो होती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती थी, चीजें याद नहीं आती थी। उनको इंप्रूव करता गया और आखिरी के 6 महीने में मैंने जितने पेपर दिए वो सारे निकाल लिए। तो मेरा एम ही क्या था, अपनी गलतियों को सुधारना। तो आपने बोला सर 3 साल का प्रोसेस है, तो 3 साल में तो मेरे ख्याल से 30 पेपर देने पड़ेंगे आपको। 30 नोटिफिकेशन आ जाएंगी, उन 30 नोटिफिकेशन को पढ़ना, भरना और अटेम्प्ट करके आना। 30 में से अगर 1-2 भी आपके निकल जाए तो बढ़िया, क्या दिक्कत है। वैकेंसीज एज पर प्रीवियस। अब देखो डिस्कशन किसका हो रहा है कि हाँ ये डिस्कशन होता है, इसका डिस्कशन नहीं हो रहा कि पिछली वैकेंसी देखें तो 2 साल में पूरा हो गया था। जबकि डिस्कशन किसका होना चाहिए भैया, टॉपिक का, भैया पढ़ना कैसा है, क्या टॉपिक आएंगे। पर नहीं, प्रोसेस 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस कब होगा, ये हम प्लस पे पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे ये हम प्लस पे पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। क्लासेस 8 बजे होंगी या 9 बजे होंगी, हम सुबह उठ के पढ़ें या रात को सोने के बाद पढ़ें, ये बात का डिस्कशन हो रहा है। भैया जब भी क्लासेस होंगी आपको बता दी जाएंगी। बाकी मेरा ऐसा पास्ट का रिकॉर्ड है, आगे का नहीं पता, आगे का तो नहीं बता सकता। पास्ट का रिकॉर्ड है कि भैया एक बार क्लास लेना चालू करता हूं, आप थक जाओगे, मैं नहीं थकता। आप हाथ पैर जोड़ने लग जाओगे, भाई रुक जा अब बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, हम छुट्टी दे दे 1 दिन की। तो मेरा रिकॉर्ड ये रहा है, मतलब पिछले 15 सालों का। अब आगे का भी नहीं पता, आप थक जाओगे क्लास लेते लेते, भाई रुक जाओ अब, खत्म करो इसे। सर कॉपी बहुत मोटी हो गई है, इसमें से इंपॉर्टेंट बता दो। तो ये सारी बातें एक बार कोर्स चालू होने दो, एक बार कोर्स चालू होने दो, सब गायब हो जाएंगी। क्लियर है पूरी कहानी। अच्छा ये बढ़िया है
कि मेडिजी वगैरह नहीं बताते, पर दुष्यंत सर की कोचिंग है, वो बताते हैं कि वही पढ़ाएंगे। तो भैया एक इंसान की कोचिंग है ना, तो एक ही पढ़ाएगा ना। मतलब ये तुमने बहुत बढ़िया बोला अंकुश कुमार ने। मेरे हिसाब से आरपीएससी में एप्टीट्यूड का पेपर भी होना चाहिए, कि मैंने बोला बताओ कौन सी कोचिंग बताती है, कौन कौन सा मास्टर पढ़ाएगा। सर दुष्यंत सर की कोचिंग में दुष्यंत सर ने बोला है बस वही पढ़ाएंगे, तो भैया एक मास्टर की कोचिंग है ना, वही पढ़ाएगा। भाई हमारे पास बहुत सारे मास्टर हैं, तो मेरे हिसाब से मैं रेकमेंड करूंगा आरपीएससी को कि सर आप सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का तो पेपर है ही, साथ में आप एप्टीट्यूड का पेपर भी रखो, तो इससे अच्छी खेप आएगी इंजीनियरों की। सर इस पेपर में राइटिंग का भी रोल रहेगा। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ जाए। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को क्या हो, समझ में आ जाए। बस यही रोल है राइटिंग का, कि आपने लिखा, आपके दोस्त को समझ में आ जाए, तो इसका मतलब एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगी। हाँ, राइटिंग अच्छी लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। अगर राइटिंग बेकार हुई और बात समझ में नहीं आई तो नंबर कट जरूर सकते हैं। सोशल एस्पेक्ट पूरा यहाँ यूट्यूब पे होगा। हाँ, पूरा यहाँ पे यूट्यूब पे होगा। क्लियर है? चलो, तो मेरे हिसाब से आपको पूरी जानकारी दे दी है कि कौन कौन से टॉपिक है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में, कितना वेटेज है एक पर्टिकुलर टॉपिक का, व्हाट द वेटेज ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसके नोट्स दे दूंगा। वीडियो देखने का टाइम नहीं है आपके पास, नोट्स पढ़ लेना। नोट्स में से समझ में आ जाएगा। सफिशिएंट मैं आपको सवाल दे दूंगा। आई विल गिव यू सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ताकि आप जब पेपर देने जाओ आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगे यार ये तो बिल्कुल नया टॉपिक है। आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। पर तो फिर तो सर सोशल एस्पेक्ट का एज ही खत्म हो जाएगा, सब पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही बात है, सब कहाँ पढ़ लेंगे भैया। कुमार नमन देखो यही गलती कर रहे हो। कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? 38,000 लोगों ने भरा है फॉर्म। 38,000 लोग पढ़ लेंगे क्या? मैं ये मान के चलता हूँ 50% ही देने जाएंगे पेपर, इतना ही रहता है 40 से 50% लोगों का। 38,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 38 भी नहीं 40,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। 20,000 बच्चा पेपर देगा, तो सर सबने पढ़ लिया तो एज खत्म हो जाएगी। अरे भैया सबने कहाँ पढ़ लिया? 20,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, गिनती से 100-200 लोग पढ़ के जाएंगे, उन्हीं को एज मिल जाएगी। किसके अंदर? रैंक के अंदर। मुश्किल से 100-200 लोग सिंसियरली पढ़ के जाएंगे, उन्हीं को एज मिल जाएगी अपने रैंक के अंदर। सिलेक्शन तो होना ही होना है, रैंक पे खेच जाएंगे वहां से। तो ये उन्हीं को एज मिलेगी जो पढ़ेगा। 20,000 लोग हैं जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे वहां पे। 20,000 पीपल विल बी देयर, विल बी कम्पीटिंग। तो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं सोच लेना होता सर सब पढ़ लेंगे। और अभी कौन सी एज है तुम्हारे पास सोशल एस्पेक्ट की? अभी तो परेशानी हो रही है ना सोशल एस्पेक्ट में। अभी कौन सी एज ले ली तुमने? अब देखो एक और आया है, सोशल एस्पेक्ट की क्लासेस डेली रन करेंगी। अब बता मैं कैसे बताऊं डेली रन करेंगी? किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, किसी दिन घर पे काम आ गया, तो भैया क्लास नहीं ले पाऊंगा। और अभी मैं अगर बोल दूं डेली रन करेंगी, फिर ये उसी दिन आएगा कपिल बैट और बॉल लेके अपना, कि सर आपने तो बोला था डेली चलेंगी, आज आपने क्यों नहीं ली? और एक बार सवाल पढ़ना अपना, सोशल एस्पेक्ट की क्लासेस डेली रन करेंगी, क्या कोई आपको बता सकता है कि वो डेली क्लास लेगा? सर इंग्लिश में गलती होती है, ग्रामर में उसका कैसे सही करें? इसलिए तो बोला एप्टीट्यूड का पेपर भी होना चाहिए। सोशल एस्पेक्ट और हिंदी मेंस में हिंदी में लिखना पड़े या इंग्लिश में? इंग्लिश में आएगा पेपर भाई। सर आप जब भी कोई सब्जेक्ट लेते हैं उसका होमवर्क करके आते हैं ताकि हम पूरा सही से समझ आए, पर मैं इतना अफेक्ट नहीं लगा पाता हूँ पढ़ने में, प्लीज़ टेल कैसे करें? तो भैया वही काम आपका आसान किया है। मैं अपना पूरा होमवर्क करके आता हूँ, पूरा होमवर्क करके ही आपको पढ़ाऊँगा। आपको बस पढ़ना है, आपको बाकी चीज़ें सोचनी नहीं। देखो कि आप एक बार सवाल देखो अपने दोस्तों के, क्या सवाल है? क्लास 8 बजे होगी, 9 बजे होगी, ये सब्जेक्ट यूट्यूब पे होगा, प्लस पे होगा, क्या क्लास रोज होगी, ये सवाल है। तो यहीं से आपको आइडिया लग गया होगा जिनके साथ आपका कंपटीशन है उनका आईक्यू लेवल कितना है। यहीं से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। तो कॉन्फिडेंस तो मेरे साथ अगर ऐसा होता ना, मेरा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ जाता कि वाह यार
कि मेरे को इनसे compete करना है, मतलब 50 में से एक का सिलेक्शन होना है। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ फायदा होगा, साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड चीजें देखने में, बिल्कुल वो तो जनरल चीज है बेटा। न्यूज़पेपर आज के टाइम पे आप बोलो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फोन पे आ जाती है सारी न्यूज, किसी भी एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो डेली की न्यूज आपको छोटा करके दे देगा। बहुत सारी ऐप्स आती हैं, वो न्यूज आपको ऑडियो फॉर्म में दे देगा, 5 मिनट लगा के सुन लो, हो गया काम। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, टाइम इज कंपेरेटिवली मोर इन्वेस्टेड, तो हम इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, व्हाई विल वी इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। यूपीपीएससी से 15 मार्च मॉक टेस्ट का एक्सेस कहाँ पर होगा, ऐप पर होगा सीधा जाके। तो हमारा ये सेशन खत्म होता है अब, वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन। अगला सेशन है आपका प्रवीण सर का, वो आपको बताएंगे कि भैया मेंस में पेपर चेक कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, कल से आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। चलिए, थैंक यू एवरीवन।